नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम IAS और न्यू विजन। चलिए आज हम लोग अपने सपने और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम आप लोगों को समझाएंगे भारत में बैंकिंग व्यवस्था महंगाई कैसे बढ़ती है, नोट छापने की प्रक्रिया क्या होती है, या नोट छाप कर क्या गरीबी दूर की जा सकती है, बैंकें किस प्रकार से काम करती हैं, हमें लोन कैसे मिलता है, किस दर पे मिलता है, क्या ब्याज दर होती है, ब्याज दर इतनी होती है तो क्यों होती है, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग एक वीडियो में। देखिए जो वर्तमान में जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था चल रही है ये पश्चिमी देशों से ली गई है। भारत में इसको लाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन वर्तमान समय में भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो विश्व की बेहतरीनतम बैंकिंग व्यवस्थाओं में से एक है। जब अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की तो उन्होंने पर्सनल प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की थी, जो उनकी पश्चिमी सभ्यता के तौर पर की जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण करके इस बैंकिंग व्यवस्था का अपने अनुसार प्रयोग हम लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे वर्तमान में जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को 1934 का जो भारत शासन अधिनियम था उस अधिनियम के द्वारा 1934 का जो बैंकिंग व्यवस्था अधिनियम था उसके अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी, लेकिन 1937 में इसका परिवर्तन करके इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया? इसका मुख्यालय कर दिया गया मुंबई में। और 1949 में आकर जब इसका प्रयोग देखा गया और इसको जो कार्य सौंपे गए वो दो मुख्य कार्य थे। जो पहला कार्य था इसका वो ये था कि ये बैंकों का विनियमन करता था। बैंकों का विनियमन मतलब जो जैसे हमारा विनियमन जो होता है, लेन देन होता है, वो हम बैंकों के पास जाकर करते हैं। और ये जो बैंकें हैं ये अपना लेन देन किससे करती हैं? ये जाके करती है रिजर्व बैंक से। इसलिए रिजर्व बैंक का क्या किया गया? इनके बैंकों का बैंक किसको बोला गया? रिजर्व बैंक को बोला गया। दूसरा कार्य इनका था, पहला कार्य था बैंकों का बैंकर जिसको बोला जा रहा है वो रिजर्व बैंक, यानी बैंकों का विनियमन। दूसरा कार्य था इनका सरकार का बैंकर। सरकार का विनियमन भी कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा। अब ये दो मुख्य कार्य इसके पास होने के कारण इसके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई। इसके लिए इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात इसको सरकारी बना दिया गया, सरकार के अधीन कर दिया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949। चलिए अब हम लोग समझते हैं बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक तो नॉन बैंकिंग जिसको हम NBFC बोलते हैं। NBFC ये क्या होती हैं? ये कंपनियां होती हैं। ये क्या करती हैं? नॉन बैंकिंग का मतलब होता है कि इनसे बैंकिंग का मतलब क्या होता है? लेन और देन, अर्थात आप उसमें पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जैसे आज ही जमा करने गए आज ही निकाल सकते हैं, हाल ख्याल निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनी में क्या होता है? आप पैसे लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं, अधिक समय के लिए। जैसे आपने आज जमा कर दिए तो ये क्या होगा? आपको बहुत अधिक, मतलब जैसे 1 साल बाद या 6 महीने बाद, या आपको एक टाइम बता दिया जाएगा कि इतने समय के बाद आप इसमें से इतने पैसे निकाल सकते हैं। आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, ये आपको ये बता देगी कि हाँ आप 1 साल बाद आप इसमें से 1,20,000 रुपये, 1,10,000 रुपये या 1,18,000 रुपये इतने पैसे निकाल सकते हैं। तो ये होती है नॉन बैंकिंग। ये क्या काम करती है? ये छोटे छोटे व्यापारियों से पैसे लेकर, व्यापारियों या छोटे छोटे लोगों से पैसे, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर बड़े जो व्यापारी होते हैं या बड़े कारोबारी होते हैं या बड़े लोगों को पैसा दे देती है, लोन कर्जा पे दे देती है। तो ये क्या करती हैं कि इधर से लिया उधर दिया, उन लोगों से ब्याज लिया तो इन लोगों को ब्याज दिया। इनका ये काम होता है, इनका भी यही काम होता है, यही बैंकों का काम होता है। लेकिन बैंकों क्या करती हैं कि वो तत्काल लेन और देन कर सकती हैं। तो NBFC और बैंक SCB, ठीक। अब SCB में क्या होता है? जो सबसे बड़ी जो भारत की बैंक है वो कौन सी है? रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है।
ये सरकारी बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और बैंकों का बैंक होता है। अब ये बैंकों का बैंक है, इसका मतलब है कि इसके पास सारी बैंकों की व्यवस्थाएं होगी। अब जो बैंकें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो बैंकें हैं, जैसे SBI है, PNB है, ठीक है, यूको है, यूको बैंक, ये बैंकें हैं। तो इनका क्या करता है कि ये इसका राष्ट्रीय, ये इनका विनियमन करता है। अब देखिए, जैसे हम लोग, ये जनता, बहुत आराम से समझना इसको, तभी समझ में आएगा। ये है जनता, मतलब जनता का मतलब हम लोग। जब हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं बैंकों के पास। क्या होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है पैसों की तो हम लोग जाते हैं बैंकों के पास, ठीक है, हम लोग जाते हैं बैंकों के पास। लेकिन जब बैंकों को जरूरत पड़ती है तो ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं RBI के पास। कहाँ जाती हैं, RBI। जब हमें पैसों की जरूरत है तो हम बैंक के पास जाएंगे, जब बैंक को जरूरत पड़ेगी तो बैंक RBI के पास जाएगी। अब RBI बैंक के पास जाएगी तो इसका मतलब है कि बैंक, RBI इसको पैसे देती है। अब अगर हम बैंकों के पास जाते हैं तो बैंकें क्या करती हैं कि बैंकें हमें अगर लोन देती हैं तो उस पर क्या लेती हैं हमसे, ब्याज। जैसे हमने इनसे 1 लाख रुपए लिया तो ये क्या कहती हैं कि 1 साल बाद हमें 1,10,000 रुपए दे देना। तो ये 10,000 रुपए क्या हो गया, इसका हो गया इंटरेस्ट। अब अगर हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है, तो RBI कहती है कि जब तुम जनता से पैसे लेती हो तो हमें भी पैसे दो। तो ये क्या करती है कि रिजर्व बैंक इस पर क्या लगाती है, रेपो रेट। क्या लगाती है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ये होता है 2 से 14 दिन के लिए जब ये बैंकें RBI से पैसा लेती हैं तो रेपो रेट मतलब ये ब्याज दर होती है कि इस ब्याज दर पर हम तुम्हें पैसा देंगे। ये रेपो रेट कितनी होती है, रेपो रेट होती है 4%। ये आंकड़े साल में 4 बार तो कम से कम बदल ही जाते हैं। मिनिमम इसका कम से कम बदलना होता है वो 4 बार होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बदल सकते हैं 8 बार तक बदल सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भी बदल सकते हैं, 6 बार, 8 बार, 10 बार, लेकिन मिनिमम इनका 4 बार तो इनको अनिवार्य है, बदलना ही पड़ेगा। ये बैंक के उनकी मौद्रिक नीति होती है। अभी हम आपको रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में भी बताएंगे, क्या क्या मौद्रिक नीतियां हैं, कैसे ये काम करती हैं। तो रिजर्व बैंक क्या करती है, 2 से 14 दिन के लिए। अब देखिए, 2 से 14 दिन के लिए अगर इसने इससे पैसे लिए इन बैंकों ने RBI से पैसे लिए तो 2 से 14 दिन के लिए तो ये रेपो रेट लग गई। अगर 1 दिन के लिए, मतलब अति अल्पकालीन, ये हो गया अल्पकालीन। क्या हो गया ये, अल्पकालीन। अगर अति अल्पकालीन यानी 1 दिन के लिए अगर पैसा लेता है तो ये क्या होती है, किस रेट पर देते हैं, MSF। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या होता है, 1 दिन के लिए। और ये जब देखो इमरजेंसी में अगर हम किसी से पैसे लेने जाते हैं तो वो क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा। तो इसने इसकी रेट बढ़ा दी, इसका कितना हो गया, 4.68% बढ़ा दी। मतलब रेपो रेट से MSF हमेशा थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। अब देखिए, 2 से 14 दिन के लिए इन्होंने क्या किया, RBI से पैसा लिया तो रेपो रेट पर लिया, 1 दिन के लिए लिया तो MSF पर लिया। अब 14 से अधिक दिन के लिए अगर लेते हैं, अगर 14 से अधिक दिन के लिए लेते हैं तो फिर किस पर लेंगे, ये लेंगे बैंक रेट पर। क्या किस पर लेंगे, बैंक रेट पर। बैंक रेट क्या होती है, 2 से 14 यानी दीर्घकालीन समय के लिए जब बैंकें रिजर्व बैंक से पैसा लेती हैं तो क्या होता है, बैंक रेट कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से थोड़ा बहुत कम ही होगा, जैसे 3.68, 3.65 या कुछ भी हो, ये इससे कम ही होता है क्योंकि ये दीर्घकालीन समय के लिए लिया गया पैसा होता है। तो अब देखो ये 3 चीजें क्या हो गई, रिजर्व बैंक ने इन पर क्या लगाया, लगाम लगाई। क्यों लगाम लगाई, अब देखिए, बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है, बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है, अगर ये इस पैसे को जनता में उतार देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पैसे क्या बोलते हैं, तरलता, लिक्विडिटी। अगर ये लिक्विडिटी जनता में आ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब महंगाई कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए हम बैंक के पास लोन लेने गए, 1 लाख रुपया लोन ले लिया, हमारे जेब में डला है, हम रास्ते से निकले, हमें कोई मिठाई की दुकान या कोई भी
किसी भी चीज़ की दुकान दिखाई पड़ी, हमें लेनी है वो वस्तु, तो हमने बोला ये कितने पैसे की है, उसने कहा इतने पैसे की है, तो हम उससे ज़्यादा मोल भाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पैसा हमारी जेब में पैसा एक्स्ट्रा डला हुआ है, तो हम उससे उसी 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 दाम पर उस चीज़ को हमने खरीद लिया, क्योंकि हमारे पास पैसा डाला हुआ है। अगर नहीं होगा तो हम उससे मलाई करेंगे, मतलब उससे वो करेंगे कि कम कर दो थोड़ा बहुत, और थोड़ा कम कर दो, ये करेंगे। लेकिन जब पैसा डाला होगा तो फिर क्यों करेंगे? इसके लिए तो जब जैसे मान लीजिए मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पर हमने कहा ये मिठाई कितने रुपए किलो है, उसने कहा है तो 700 रुपये किलो, लेकिन हम आपको 6 से लगा देंगे, जबकि वो मिठाई का रियल रेट था कितना था, 500 रुपये। 500 रुपये में भी उसे फायदा था, लेकिन उसने बोल दिया कि 700 रुपये है, हमने 600 में उसने कह दिया, हमें 600 में ले लिया। तो जब हमने लिया, किसी और ने भी ऐसे चलाया लोन लेके बैंक से, उसने भी ले ली, तो दुकान वाले को लगा यार जब हमारी इतने में ही चीज़ बिक रही है तो हम इसको कम में क्यों बेचें, उसने उसका रेट 600 रुपये ही कर दिया, तो महंगाई बढ़ गई उस वस्तु पे। तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे महंगाई बढ़ जाती है जब तरलता आती है। तो सरकार क्या करती है, इन बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करती है। सरकार नहीं, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का काम है बैंकों का नियंत्रण करना। तो रिजर्व बैंक क्या करती है, इन पर नियंत्रण स्थापित करती है। नियंत्रण कैसे स्थापित करती है कि ये तो थी बैंकों का इससे फायदा लेना, कि तुमने जनता से फायदा लिया, अब हम तुमसे फायदा लेंगे। इन तीनों के अलावा जब बैंक रिजर्व बैंक इन तीनों पर इन सब पर नियंत्रण स्थापित करती है, तो वो किससे करती है? वो होती है CRR, SLR, CRR, SLR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को मतलब रिजर्व बैंक इन बैंकों से कहती है कि आप लोग अपने कुल NDTL, आप लोग अपने कुल NDTL का 3% हमारे यहाँ जमा कर दीजिए, या 4% हमारे यहाँ जमा कर दीजिए। NDTL का होता है नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब आपके बैंकों के पास वर्तमान समय में जितना भी पैसा जमा हुआ है, जितना पैसा जमा है, जिसका नेट डिपॉजिट जितना जमा है और टाइम लायबिलिटी जितना देना है, उसका टोटल का हमारे पास 4% जमा कर दीजिए। ये हमारे पास जमा करिए आके, इसलिए जमा करिए ताकि अगर आप लोग कहीं भाग जाएं तो हम जनता को कुछ दिन के लिए बता सके कि हाँ चलो अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढने में व्यस्त हैं, तब तक आप लोग ये ले लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद हम उसको ढूंढ के आएंगे, तब हम आपको और दे देंगे। जनता को थाम सकते हैं कुछ दिन के लिए। इसके लिए क्या किया कि CRR 4% इस अपने पास जमा कर लिया। जैसे मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 4 रुपये इन्होंने ले लिए। इसके बाद SLR इसने क्या बोला, बैंक ने अभी 4% से काम ही चलेगा, अभी आपके पास तो 96% पैसा बचा, 96 रुपया बचा हुआ, 96%, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बैंक ने कहा, रिजर्व बैंक ने कहा इन बैंकों से कि आप लोग 18% रुपया अपने पास जमा करिए, उसका प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप ये जमा नहीं करेंगे तो हम करोड़ों रुपए जुर्माना आप लोगों पर लगा देंगे। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया, 18% रुपया, मतलब इनके पास होते हुए भी इसका ये प्रयोग नहीं कर सकते, इनके पास होते हुए भी इसका ये प्रयोग नहीं कर सकते 18% रुपये का। तो अब 18% तो ये चला गया, 18 रुपये इसमें से ये चले गए। अब इसके पास कितना चला गया, 22%, यानी 22 रुपये तो इनके पास चले ही गए, इनके पास होते हुए भी इनके पास नहीं, इनके पास होते हुए भी इनके पास नहीं है। ये होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात ये इसके पास होते हुए भी नहीं होते हैं, ये अपने पास ही जमा करके रखेंगे। तो रिजर्व बैंक क्या करती है, इन अनुपातों के द्वारा इनके पास नियंत्रण कर लेती है इनके ऊपर कि तुम लोग हमारे नियंत्रण में रहो। अब जैसे महंगाई बढ़ी तो इन्होंने क्या किया कि CRR और बढ़ा दिया। अगर महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने का मतलब है कि जनता में पैसा ज़्यादा आ गया, तो जनता में पैसा आ गया, इसका मतलब है कि बैंकों ने अपने जो इंटरेस्ट की रेट है वो कम कर दी, बैंकों ने इंटरेस्ट की रेट कम कर दी, इसका मतलब है कि जनता में पैसा ज़्यादा आ गया। देखिए, अगर आपको 1 लाख रुपए पर 5,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा तो आप हाल जाके ले आओगे पैसे, चलो 1 साल बाद अब 5,000 रुपये दे देंगे तुम्हें, 1 लाख रुपये ले लिया। अगर आप 50% अगर ये रेट कर दें इंटरेस्ट की, यानी 1 लाख रुपए लिया, अगली साल तुम्हें 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा,
तो क्या आप लेने जाओगे? नहीं लेने जाओगे। जब आप पैसे लेने नहीं जाओगे बैंक में, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप महंगी चीज़ों को कैसे खरीदोगे? जब आप नहीं खरीदोगे, कोई और भी नहीं खरीदेगा, तो फिर क्या होगा कि दुकानदार को लगेगा कि यार मांग कम हो गई। महंगाई दो चीज़ों से कम और ज़्यादा होती है, मांग जनित आपूर्ति, मांग जनित और आपूर्ति जनित। अगर मांग कम हो जाएगी तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, या आपूर्ति कम हो जाएगी तो, ठीक है ना। मांग और आपूर्ति दो साधन होते हैं महंगाई के। तो जब मांग कम हो जाएगी तो फिर दुकानदार क्या करेगा कि आप अपने वस्तु का रेट जो है वो कम कर देगा और आपको कम रेट पर ही देने लगेगा, तो महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब महंगाई बढ़ने लगती है तो रिजर्व बैंक क्या करता है? हाल ऐसा करता है कि CRR और SLR बढ़ा दिया। इसके अलावा CRR SLR बढ़ाने के अलावा भी क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट और MSF बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिए। तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर दबाव पड़ने लगता है। इनके अलावा बैंक रेट, MSF और बैंक रेट के अलावा जो बैंक जनता को पैसा देती है, जो बैंकें जनता को पैसा देती हैं, वो किस पर देती हैं? बेस रेट पर। किस पर देती हैं? बेस रेट पर। बेस रेट पर जो बैंक जनता को पैसा देगी वो किस पर देगी? बेस रेट पर। बेस रेट में भी दो कारण होते हैं। देखिए, जो हमारा ग्राहक पुराना ग्राहक होता है, जैसे हमारी दुकान पर भी कोई ग्राहक आते हैं, तो जो हमारा पुराना ग्राहक होता है, हम उसको सौदा जो देते हैं, वस्तु देते हैं, वो उसी रेट पर दे देते हैं जिस पर रेट पर खरीद लाया, कम रेट पर दे देते हैं। और जो नया ग्राहक होता है उसको महंगी देते हैं। तो ऐसे ही बैंकें होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि जब जो अपने ग्राहक को देती हैं, तो एक तो होता है बेस रेट और एक होता है PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट। तो इस पर क्या होता है? ये होता है बेस रेट और ये होता है, इस पर महंगा होता है। जैसे आपको 12% और ये हो गया आपका 8%। बेस रेट 8% है, तो 8% पर ही इन्होंने लोन दे दिया कि हमने रिजर्व बैंक से 8% हमारा बेस रेट आया है, चलो हम इसी पर तुम्हें दे दे रहे हैं क्योंकि तुम हमारे पुराने ग्राहक हो। और जब नया ग्राहक आए तो उससे कह दिया हम प्राइमरी लैंडिंग रेट पर तुम्हें लोन देंगे, हम 12% लगेगा तुमसे ब्याज। जैसे हमारा बैंक का खाता है सेंट्रल बैंक में और हम चले गए बैंक ऑफ इंडिया में कि हमें लोन दे दीजिए, हमें ये काम है, तो वो क्या करेगा? हमें प्राइमरी लैंडिंग रेट पर ब्याज लोन दे देगा कि जाओ 12% पर दे दिया तुम्हें, है ना। तो ये हो गया आपका प्राइमरी लैंडिंग रेट और बेस रेट। समझ में आया? बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पर RBI बैंकों को रुपया देती है, लोन देती है, और वो लंबी अवधि के लिए देती है, तो वो क्या होता है? बैंक रेट। MSF क्या होता है? एक दिन के लिए, यानी अति अल्पकालीन समय के लिए। क्वेश्चन आएगा, अति अल्पकालीन समय के लिए जो रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देती है वो क्या होता है? MSF होता है। और जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है? 2 से 14 दिन के लिए, अल्पकालीन समय के लिए, यानी 2 से 14 दिन के लिए ये क्या होता है? रेपो रेट होता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखिए, जब इन बैंकों के पास, जैसे शनिवार और संडे, सैटरडे और संडे को बैंक बंद हुआ, अब इनके पास पैसों की अधिकता होगी, तो अब इन्होंने क्या किया कि हमारे पास पैसे हैं, अब 2 दिन पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो इन्होंने क्या सोचा, या दीपावली या होली की 2-2, 3-3 दिन की छुट्टी हो गई, तो इन पर क्या हुआ कि इनके पास पैसे बढ़ गए। अब पैसे बढ़ गए, इन्होंने सोचा कि अब इस पैसे का क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने रिजर्व बैंक से कहा कि देखिए, जब हमें ज़रूरत थी तो हमने आपसे पैसे ले लिए, अब हमारे पास पैसे बढ़ गए हैं, अब आप ऐसा कीजिए, हमसे पैसे ले लीजिए और इस पैसे पर हमें ब्याज दे दीजिए। तो रिजर्व बैंक कहता है नहीं, हम तुम्हें इस पर ब्याज क्यों दें, तुम्हें तो ज़रूरत थी इसलिए हमने तुम्हें दिया, हमें ज़रूरत तो है नहीं पैसों की, हम क्यों तुम्हें ब्याज दें। लेकिन चलो फिर भी अगर तुम कहते हो, लेकिन ये कहता है कि जिस रेट पर हम तुमसे लेते थे, यानी रेपो रेट पर उसी रेट पर तुम हमसे वापस ले लो। तो रिजर्व बैंक कहता है नहीं, तुम्हें ज़रूरत थी इसलिए हमने तुम्हें दिया था, हमें ज़रूरत नहीं है, चलो लेकिन फिर भी हम तुमसे कुछ कम रेट पर ले लेते हैं। तो उसने कहा चलो, जैसे 4% रेपो रेट थी, तो चलो हम तुमसे 3% रिवर्स रेपो रेट पर ले लेते हैं। तो ये क्या होता है कि रिजर्व बैंक, ये बैंकें रिजर्व बैंक को अपना पैसा दे देती हैं, किस पर देती हैं? रिवर्स रेपो रेट पर। किस पर देती हैं? रिवर्स रेपो रेट पर। और उस पर इनको क्या मिलता है? रिजर्व बैंक क्या देती है? ब्याज देती है। इस पर रिजर्व बैंक क्या देती है? इसको ब्याज देती है। किसको देती है? इन बैंकों को देती है, ठीक है ना। इन बैंकों को क्या देती है? ब्याज देती है। अब आपको समझ में आया कि बैंकिंग व्यवस्था क्या है? नहीं समझ में आया तो हम आपको फिर से बता दें, लेकिन शायद हमें लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा बैंकों को लेकर।
कि बैंकें क्या। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, कमेंट भी करके बता दें कि जो आपको समझ में ना आया हो उसको टॉपिक को कमेंट कर दें, या जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो उस टॉपिक को कमेंट कर दें। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर दें।